हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आईएएस करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की थी उसे आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। टॉपिक है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो अपडेट्स तो मिलती रहेंगी और इसी के साथ पहला टॉपिक भी आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। कहता है भाई पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। अब आजकल हो क्या रहा है कि सरकार की लाई हुई हर चीज पे कुछ ना कुछ सवाल उठ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी कुछ चीज है कि पार्लियामेंट को अपने हाथ में कमान उठानी ही पड़ेगी। तो आते हैं क्या है न्यूज में बात है, सबसे पहले समझते हैं। तो देखा आपने एग्रीकल्चर बिल बड़ा ही फेमस रहा और इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज जो आए उस पर काफी ज्यादा बवाल किया, प्रोटेस्ट किया फार्मर्स ने। और इसी बात से ये डिबेट फिर से बाहर उठ के आ गई कि भाई पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का क्या, इनइफेक्टिव है ये पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब समझेंगे क्या है क्या नहीं है चीजें। पहले समझते हैं पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बारे में जो कि सरकार की। तो देखिए पार्लियामेंट के पास ये काम तो है कि भाई देखो आया लॉज लेकर आया, लेजिस्लेटिव लोड है लॉज लाने वगैरह का, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर जिम्मेदारी जनता की भी है। और इसी के साथ ये काफी जरूरी हो जाता है कि जो भी काम यहाँ पे सरकार करती है उसको स्क्रूटनी करे, उसको देखे समझे, फिर से जाने और उस पे यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसे बताए। क्योंकि भाई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, अगर गवर्नमेंट एकदम आजाद तरीके से काम करेगी तो इससे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोनोपोली अपनी समझ के और जनता को एक्सप्लॉइट भी कर दे। इसलिए काफी ज्यादा जरूरी होती है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। अब पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी किस तरह से हो सकती है ये समझिएगा। पार्लियामेंट के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए। तो जो पहला है वो है डिस्कशंस, डिबेट्स वगैरह। तो आप जानते हैं जब बिल्स के ऊपर डिस्कशंस हो रहा होता है, डिबेट होती हुए, तो कुछ इश्यूज हो गए आपके पब्लिक या नेशनल इंटरेस्ट के, उन्हें रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने लॉ लाते वक्त। ठीक है, ये इससे ये हो सकता है कि भाई जो भी सरकार बिल लेकर आ रही है, जो भी पॉलिसी लेकर आ रही है, आखिरकार उसमें क्या दिक्कत है, उसकी लूप होल्स क्या है, और भाई जो भी प्रपोज्ड बिल है उसके अंदर आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या है। तो डिबेट्स में ये सारी बातें सामने आ सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है क्वेश्चन आवर। अपन ने जब इंडियन पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा था तो वी हैव read that पार्लियामेंट वाला चैप्टर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दैट देयर वाज पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ क्वेश्चन आवर ना, कौन कौन से आवर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आवर एक था। तो ये होता क्या है यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ बताया गया देखिए, जब भी यहाँ पे हर एक है ना, जब जब बिजनेस डे होता है और बिजनेस डे हर दिन यहाँ पे पहला जो आवर होता है, पहला जो घंटा होता है जब पार्लियामेंट सेशन में हो और बिजनेस डे हो, तो यहाँ पे जो पहला स्टार्टिंग घंटा होगा उसे कहेंगे क्वेश्चन आवर। ठीक है, ये कब होता है? क्वेश्चन आवर के टाइम पे क्या होता है, नाम ही कहता है क्वेश्चन आवर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो सवाल वगैरह पूछते हैं, क्वेश्चन वगैरह करते हैं हर एक एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार की एक्टिविटी के ऊपर। जो भी सरकार करके लाई है उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। उसकी वजह से सरकार क्या होता है कि जो सरकार की पॉलिसीज वगैरह है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, ये सबके ऊपर यहाँ पे फोकस जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन आवर जब से आया था 1991 से, ये सादा कह सकते हैं पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। फिर क्या है भाई पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट अपनी कमेटीज के थ्रू भी बहुत कुछ कर सकता है। ये कमेटी काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं। देखिए बिल्स वगैरह को कमेटी के पास भेजा जाता है, वहां वो और समझ जानकारी होती है उस बिल के ऊपर। तो इससे क्या होता है, इसमें इस कमेटी के अंदर आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ली जाती है, साथ ही साथ पब्लिक का क्या पार्टिसिपेशन है, पब्लिक इससे खुश है नहीं खुश है, उन सब चीजों को भी लिया जाता है। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो क्लोज्ड होती है। मतलब देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे 10th शेड्यूल के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आता है बच्चों, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा चीज नहीं आती। यहाँ पे क्या होता है कि भाई उसमें क्या होता है, क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये पार्टी ने वेब जारी करी, मान लीजिए वेब जारी करी, कहा कि भाई देखो एक पर्टिकुलर मैटर पे तुम सबको वोट करना है, और इसमें क्या होता है सारे एमपी सारे मेंबर्स जो हैं वो इसी मैटर पे वोट करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। लेकिन कमेटी के टाइम पे क्या होता है, क्लोज डोर कहलाती है, मतलब और साथ में साथ यहाँ पे मेंबर्स हैं, इनको पार्टी पार्टी की वेब पे ही वोट करना पड़े इससे ये बाउंड भी नहीं होते। इससे वो अपना खुद का जो समझते हैं जानते हैं, जो उनको लगता है इश्यूज है, उस पर अपनी आवाज भी उठाते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड न्यूज थोड़ी सी समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली स्क्रूटनी की भी बात कर ली हमने, पार्लियामेंट्री की बात कर ली। अभी हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत आ रही है, क्या पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, सब समझेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के जैसा ही एक स्टेट लेजिस्लेचर भी तो है ना अपने पास में। पार्लियामेंट यूनियन के लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट्स के लिए तो है, तो इसको भी साथ में साथ पढ़ते चलो भाई। तो स्टेट लेजिस्लेटिव की स्क्रूटनी बताते हैं, जैसे पार्लियामेंट वैसे है स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके पास भी सेम पावर है स्क्रूटनी की, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में इसके पास पावर है। यहाँ पे कुछ और चीजें भी इसके पास, डिस्कशन डिबेट करेगा, क्वेश्चन आवर्स करेगा, असेंबली की कमेटी होती है, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा को। तो ये सारी चीजें स्टेट को भी दी गई है, कोई बात नहीं। हालांकि देखिए यहाँ पे जो स्टेट की जो फंक्शनिंग है, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे इसका एक जो फंक्शनिंग है ये हमेशा से सब ऑप्टिमल रही है। मतलब इसलिए वैसे क्या होता है कि स्क्रूटनी जो स्टेट गवर्नमेंट एक्टिविटीज की है वो यहाँ पे थोड़ा सा अफेक्ट करती है। जैसे आपको समझाते हैं क्यों अफेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्यों अफेक्ट करती है चीजें, यहाँ समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लो सिटिंग्स, बैठक ही कम होती है। पिछले 20 सालों से ये देखने को मिला है कि जो ज्यादातर स्टेट असेंबलीज है हमारे कंट्री के अंदर, वो ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों से भी कम मिलती है ना, एक साल में। तो कितना कम हो गया। बट कुछ स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं और उनमें डेवलपमेंट देखने को भी मिलता है, जैसे केरला हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब एक्सेप्शंस हैं। इनके सिवा ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि 30 दिनों से भी कम, समझ रहे हैं। तो ये बात है। और लो सिटिंग से क्या होगा, मान लो कि बिल आया, अब जब लोग ही नहीं है वहां पे, बस कोरम भर का है मामला, अब जो लोग ही नहीं है वहां पे, जितने लोग हैं कितनी डिबेट कर लेंगे वो लोग बैठ के। तो ये होता है जब सिटिंग्स कम होती हैं तो यहाँ पे जो है वो जो है डिबेट डिस्कशंस भी इतने नहीं हो पाते। फिर दूसरी बात ये आती है क्वेश्चन आवर की। तो क्वेश्चन आवर आप जानते हैं कि भाई स्टार्टिंग का 1 घंटा हो गया क्वेश्चन आवर, जिसमें कुछ स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं ये आपके कहे गए हैं कि भाई 11,200 राजस्थान में, और यहाँ पे 65 आपके वेस्ट बंगाल में 2017 से लेके 19 के बीच में रहे हैं। और इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 21 स्टार्ट जो क्वेश्चन हैं इनको माना गया है, ये एडमिट किए गए हैं 14th राजस्थान की असेंबली में, और 7% जो है आपके जो है 13th महाराष्ट्र असेंबली में जो है ये आंसर करे गए हैं हाउस के अंदर। तो देख रहे हैं कितना कम लेवल है इसका। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो मॉनसून सेशन जो हुआ था वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, तो इसके अंदर तो यहाँ क्वेश्चन आवर्स का वही नहीं था, समझ रहे हैं। अब उसके बाद क्या है भाई, एक प्रॉब्लम ये भी है ओपेक फंक्शनिंग की। देखिए ये क्या है, देखिए पार्लियामेंट से विपरीत जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं इनकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, समझ रहे हैं। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते, कभी देखा है वह उसको तो राज्यसभा टीवी और में आप आराम से खड़े होकर देख लेंगे कि क्या आखिरकार दिक्कत, क्या आखिरकार मीटिंग्स हो रही हैं और कैसे क्या हो रहा है। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे लाइव नहीं होती हैं, ये एक दिक्कत है। हालांकि भाई कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटका हो गई, दिल्ली हो गई, राजस्थान हो गई, ये अपना जो असेंबली की वेबसाइट पे अपना टेक्स्ट वगैरह डिबेट्स वगैरह डाल देते हैं, होस्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे वेस्ट बंगाल वगैरह ऐसा नहीं करते। और यही एक वजह है। तो भाई देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि पार्लियामेंट की लाइन पे इनके अंदर भी चीजें हो, इफेक्टिव स्क्रूटनी हो स्टेट की गवर्नमेंट की। तो इतनी बात समझ में आ गई स्टेट को लेके क्या है। अब यहाँ पे क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जो कि सरकार की है वो इनफेक्टिव हुई जा रही है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है वो समझिएगा। पहली चीज तो ये कि ड्यूरेशन और टाइमिंग, देखो पार्लियामेंट का सेशन कब होना है आखिरकार, है ना, इसका जो ड्यूरेशन है कब होगा, कितने वक्त के लिए होगा और कब होगा, ये चीज सरकार तय करती है, सरकार ही तय करती है। तो भैया आर्टिकल नंबर 85 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि टाइम गैप, हमने आपको पढ़ाया है कि टाइम गैप जो 2 सिटिंग सेशन के बीच का हो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही तो बात है। लेकिन कब कैसे मिलना है, किसको मिलना है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये यहाँ पर डिसाइड करती है कि आखिरकार कब मिलेंगे, कितने वक्त के लिए मिलेंगे। तो समझो ये तो एक दिक्कत हो गई भाई। यहाँ पे जो है वो कैसे ही सरकार को अकाउंटेबल करेगा पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सरकार ही डिसाइड कर ले कि मिलना कब है। जैसे कि मैं बताऊं अभी रिसेंटली विंटर सेशन जो हुआ था तो उसे काफी कम कर दिया गया था, कट ऑफ मतलब कट डाउन कर दिया गया था, क्या था अभी कोविड-19 है, इतना कुछ नहीं हो पाएगा।
ये बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है। बहुत सारी बाहरी कंट्रीज जो है उनके पास फिक्स कैलेंडर है, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि भैया देखो यहाँ पे इस समय मिलना पड़ेगा, इस समय आपको मिलना ही पड़ेगा, ये सेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर ये फिक्स कैलेंडर देखने को मिलता है नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि डिसरप्शन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर स्टार्टिंग का 1 घंटा हो गया, और 16th लोकसभा में क्वेश्चन आवर जो लोकसभा के अंदर काम किया है वो 77% काम किया है आपका शेड्यूल, जो कि शेड्यूल टाइम था उसमें, और सिर्फ 70%, और राज्यसभा के अंदर ये सिर्फ 47% रहा है। तो समझ, जब अच्छे से यहाँ पे टाइम ही नहीं दी जाएगी तो किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह होंगे। और इधर सालों में हमने देखा है कि सिटिंग्स वगैरह जो पार्लियामेंट की है वो भी काफी ज्यादा कम हुई है। खैर, और उसका दिक्कत एक ये है, नॉट रेफरिंग बिल्स टू पार्लियामेंट्री कमेटीज। ये है यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं कि जो बिल्स वगैरह आ रहे हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज को इतने ज्यादा रेफर ही नहीं करे जा रहे हैं, बिल बिना रेफर करे करे पास हुए जा रहे हैं। समझ रहे हैं, ये 60% बिल जो है वो आपके 14th लोकसभा के अंदर रेफर करे गए थे, 71% आपके 15th लोकसभा के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें अभी की 27% जो है वो 16th लोकसभा के अंदर। तो समझ रहे हैं, बहुत बुरी हालत। ठीक है, 14th के अंदर, सॉरी 14th के अंदर 71%, 15 के अंदर यहाँ पे, मतलब 15 में थोड़ा ज्यादा था, 14th में 60% था, और 15th में 71% था, और बाकी आपका ये काफी कम हो गया, 27% हो गया था 16th में। चलिए खैर, अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे आई मुद्दे की बात कि क्या करना चाहिए ताकि अच्छा खासा पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी हो सके। तो पहला ये है कि पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है ना, इसे ये बाहर वालों से यहाँ पे सबसे पहले तो अलग करो, है ना। जैसे पेंडेमिक वगैरह आ गया, तो इन सब के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए कि कोई दिक्कत अगर ऐसी आती है तो अपने आप ही यहाँ पे फंक्शनिंग को इतना अलाउ करा जाए कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स आप कम कर दीजिए, एमपीज कम कर दीजिए, या आप फुल स्ट्रेंथ जो एमपीज की है ना, वो इस तरीके से कर लीजिए कि इधर आपका वर्चुअल फिजिकल सेशन इस तरीके से कर लीजिए, कुछ ऑनलाइन हो गए, कुछ वहां पे जो बैठे हैं वो हो गए। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से सब लोग आ गए, सारे एमपीज आ गए। कैसे आ गए, कुछ वहां पे प्रेजेंट हो गया और कुछ जो है ऑनलाइन आ गए, तो हर तरह से आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। दूसरा कुछ आप ये कर सकते हो कि भाई पार्लियामेंट यहाँ पे पावर उसको दी जाए कि अपना प्रोसीजर, सिटिंग और टाइमिंग वो खुद डिसाइड करे। यहाँ पे किसी के अगर भरोसे रहेगा, सरकार के भरोसे रहेगा, तो अपने आप को क्या कर पाएगा। तीसरा ये है कि मैं एनुअल कैलेंडर वाली प्रॉब्लम थी कि एनुअल कैलेंडर सेशन के लिए निकालो, तो भैया देखिए बाकी सारी कंट्रीज भी तो हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूके हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज भी तो, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी तो एक एनुअल कैलेंडर निकालती है ना, कि सिटिंग की डेट क्या होगी, किस साल कैसा होगा। तो ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट को करना चाहिए। फिर बात आती है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स यहाँ पे फिक्स कर दो, कि भाई सिटिंग अगर हो रही है तो और ज्यादा जो है काम होगा। और जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 80 है अभी जो है ना, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसने यहाँ पे, इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि लोकसभा को कम से कम यहाँ पे 120 सिटिंग्स तो एक साल में करनी ही चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा को कम से कम 100 बार, तो 100 सिटिंग्स तो करनी चाहिए। तो भाई करो, अच्छी बात है ना, जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे। फिर बात आती है शेडो कैबिनेट की, और जानते हैं ना शेडो कैबिनेट की। तो भाई शेडो कैबिनेट में क्या देखिए, सरकार की अगर अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के अंदर और ज्यादा करनी है, तो यहाँ पे कुछ जो ऑपोजिशन है कुछ कंट्रीज में, जैसे कि आपका यूके के अंदर देख लीजिए, कनाडा के अंदर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लीजिए, वहां पे उन्होंने ऑपोजिशन में शेडो कैबिनेट को बना रखा है। तो शेडो कैबिनेट में क्या होता है समझिएगा, इसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिशन के एमपीज वगैरह होते हैं वो सब समझते हैं, जानते हैं, स्क्रूटनी करते हैं जो सरकार की लाई हुई पॉलिसी होती है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये कुछ सही नहीं है, तो अपने भाई स्क्रूटनी करने के बाद यहाँ पे वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम सामने लेकर आते हैं, है ना, कि देखो ऐसा भी कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, ट्रैकिंग भी हो गई, स्क्रूटनी भी हो गई मिनिस्ट्रीज की, साथ ही साथ क्या हो गया कि जो एमपीज वगैरह हैं उनको और मदद भी मिल गई, एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी मिल गया। ठीक है, और क्या कर सकते हो, और भाई कुछ प्रोविजन जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को है उसे चेंज करनी पड़ेगी। एंटी डिफेक्शन लॉ बताया क्या होता है, 10th शेड्यूल के अंदर आता है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि भैया यहाँ पे जो भी पार्टी का मेंबर, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, अगर वो पार्टी की जो दी हुए इंस्ट्रक्शंस है या मतलब ऐसे धेर बदर करता है, तो भैया अगर वो वोटिंग नहीं करता उस हिसाब से पार्टी ने कहा है, तो उसको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कि होता होल्लोहन, होल्लोहन वर्सेस जाजीजू
का जो केस था उसके अंदर, ये 1992 का केस था, उसके अंदर ये हुआ था कि जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कि आप ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर है उसे थोड़ा सा लिमिटेड कर दो, और ये लिमिटेड तब कर वहां तक कर दो कि मान लो भाई अगर ऐसी कोई बात आ गई है सामने, गौर से समझो, अगर ऐसी कोई बात सामने पड़ गई है जिससे यहाँ पे सरकार गिर जाएगी, सरकार का एग्जिस्टेंस या फिर सरकार का जो इलेक्टोरल प्रोग्राम है पार्टी का, अगर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तब तो भाई तुम अगर उस मैटर पर अगर इधर उधर गए तो ऐसे टाइम पे तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन बाकी सारे जो मैटर है ना, जो भाई रोक लगाते हैं तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, वो सब हटाए जाए कि भैया कम से कम मेरी बात समझो। अगर ये एमपीज हैं, एमएलएज हैं, अगर इनको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, जो भी उनको विप दी गई कि भैया यही इसी पे वोटिंग करो, अब इनको नहीं समझ में आ रहा है यार, उनका थॉट है कि हमको भाई ये चीज गलत है, अगर वो इसके अगेंस्ट वोटिंग कर देंगे तो भैया अपना पोस्ट ही खो देंगे। तो ऐसी कुछ बातें होंगी भाई, देखो जहां पे सरकार के ऊपर बात है, सरकार को दिक्कत है, वहीं पे ही जो है डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर आना चाहिए कि ऐसा ना हो कि भैया कोई मैटर है किसी दूसरी पार्टी ने करोड़ों रुपए देके खरीद लिया और उसके बाद तुम उसके यहाँ चले गए, ऐसा ना हो। बाकी जो पॉलिसीज को लेके और चीजों को लेके जो बात होती है उसमें वो एटलीस्ट अपना व्यू रख सके। आखिरी में बस कंक्लूजन की बात करेंगे भाई, कंक्लूजन में यही बात है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी सरकार की काफी जरूरी है। अगर भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी सरकार की, तो लोग जो लॉज बनते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो एकदम ज्यादा से खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है कि भाई आगे आने वाले जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अब अपन आएंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है विमेन्स इन जुडिशरी। तो औरतों का आप देखते हैं योगदान जुडिशरी में, या जुडिशरी के अंदर औरतों की पोस्टें हैं काफी कम, और यही यहाँ पे न्यूज में इसी वजह से रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कहा है कि आपको औरतों का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर और बढ़ाना चाहिए। साफ सीधी बात, नो बकवास, बढ़ाना तो चाहिए चाहिए। अब बात आती है कुछ बैकग्राउंड की कि आखिरकार कहाँ से निकली है बातें और क्या है बातें। तो भाई रिसेंटली क्या हुआ कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा, एक इंसान को इस बात पे देने की यहाँ पे बात कही कि भाई देखो सेक्सुअल हरासमेंट के जो इल्जाम है उसको वो फंसा था, और उसको बेल इस बात पे दे दी, इस कंडीशन पे दे दी कि आप एक काम करो, उस बंदी से जिसके साथ आपने ऐसा किया है उससे आप राखी बंधवा लो। समझ रहे हैं? तो ये तो कोई सेंस भरी बात नहीं थी। तो ये जैसी आई, इसके लिए फिर अपील करी, कुछ 9 वुमेन लॉयर्स ने अपील करी और कहा ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, अरे क्या है, इसको किनारे रखो, है ना। ऐसे तो ये तो वही बात हो गई, तो क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट बात है। और इस तरीके के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, इसमें अगर आप कह दो कि भैया राखी बांध दो, की क्या बात है, या कह दो कि जिसका आपने रेप करा है उससे आप शादी कर लो, ये क्या बात है भैया, क्यों जबरदस्ती है क्या, इस ये सब क्या चीजें हैं। तो इससे पैट्रियार्की झलक रही है कि हाँ ठीक है, औरतों को यहाँ पे औरतों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पे भाई औरतों को जस्टिस ही नहीं मिल रही है। भाई क्या हो रहा है, चलो ठीक है, वो बेचारी जो है हैरिस हुई, उसको राखी बंधवा दिया, और वो बेचारी जो है वो उसका रेप हुआ तो उससे शादी करवा दी, कोई बात थोड़ी होती है। तो इसी के चलते यहाँ अटॉर्नी जनरल ने ये बात कहा कि देखो यहाँ पे जेंडर जो है सेंसिटाइज जजेस, और यहाँ पे औरतें का पार्टिसिपेशन अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है औरत की तरफ से औरत बोलने के लिए वहां पे हकदार होगी। अभी हम समझेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि औरतों का पार्टिसिपेशन वाकई जुडिशरी में बहुत कम है। खैर, एक भाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने 2015 की बात है जब कहा था कि औरतों का रिजर्वेशन करिए आप हायर जुडिशरी पोस्टों में। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है, अभी की बात करेंगे, अभी का मुद्दा देखते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेशन आखिरकार क्या है जुडिशरी के अंदर औरतों का। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वुमेन जजेस हैं। ठीक है, 34 जजेस हैं वहां पे, और यहाँ पे कभी भी कोई भी, समझिएगा, कभी भी कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही ही नहीं है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं 70 सालों में, और 70 साल हो गए, लेकिन तब भी यहाँ सिर्फ 8 ऐसी औरतें हैं जो विमेन जजेस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। एंड जस्टिस फातिमा बीवी जो है, ये पहली ऐसी औरत थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, और इनको भी कब 1989 में अपॉइंट किया गया था, मतलब समझ लो 40 सालों के बाद अपॉइंट किया गया था। ये क्या बात है। करेंटली सिर्फ 17 ऐसी हैं जो विमेन सीनियर काउंसिल हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेजिग्नेट करा गया है, और वहां 403 लोग आदमी हैं, उसके बदले कितनी, सिर्फ 17 औरतें। तो आप देख रहे हैं कितनी ही कम पार्टिसिपेशन।
चलिए सुप्रीम कोर्ट की तो बात करी, हाई कोर्ट की बात आपको बताती हूँ। हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 वुमेन जजेस हैं, टोटल स्ट्रेंथ जो 1113 इसमें से, समझ रहे हैं? इसमें सिर्फ आप समझ रहे हैं 7.2% टोटल नंबर ऑफ जजेस की आ गई, बहुत कम। 6 जो हाई कोर्ट है, एक मणिपुर का, मेघालय का, पटना का, त्रिपुरा का, तेलंगाना का और उत्तराखंड का। तो इनके पास कोई भी सिटिंग वुमेन जज है ही नहीं। क्या कहा जाए, कौन बोलेगा औरतों के लिए? भाई 50% जनता अगर वो है, 50-50 का रेशियो चल रहा है भाई साहब, तो कौन बोलेगा इस 50% के लिए? अब बात आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, और नीचे वाली कोर्ट्स में आई है, तो यहाँ पर 27% फीमेल जजेस हैं जो कि लोअर जुडिशरी में आपको देखने को मिलेंगी, और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के पास अच्छा वुमेन पार्टिसिपेशन है। क्यों है यहाँ पे ज्यादा औरतों को? आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन करा है कुछ स्टेट्स ने, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं एंट्री लेवल पे, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं। फिर एडवोकेट में बात करें, एडवोकेट में औरतें जो है सिर्फ 15% एनरोल हैं, एडवोकेट हैं आपकी पूरे कंट्री में। तो बहुत बुरी हालत चल रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसीलिए औरतों के पार्टिसिपेशन की। अब बात आती है क्यों यहाँ पे ज़रूरत है औरतों के रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन वाला, फिर 15 का पार्ट 3, फिर आपका 16 मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद 39 का ए, उसके बाद हो गया 39 का बी, उसके बाद आता है 42 और उसके साथ 39 का सी भी, ठीक है। ये सारा का सारे आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो जेंडर जस्टिस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जेंडर जस्टिस है तो इसलिए भाई औरतों का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है इन सारे आर्टिकल्स के अंदर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए औरतों के साथ में आदमियों की, बट यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स भी उठाए स्टेट जिससे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो फेवर ऑफ वुमेन में। मतलब समझे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव जो मैं कर रहे हो, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि औरतों को आप अच्छी चीजें दे रहे हो, ठीक है, कंपेरेटिव टू आदमी, क्योंकि भाई उनको जरूरत है, ठीक है। तो इससे सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है, एजुकेशनल है, पॉलिटिकल डिसएडवांटेज जो वो फेस करती हैं वो सब थोड़ा सा नीचे हो जाए, वो भी आगे बढ़े। उसके बाद भाई जरूरत ये भी है कि सेंसिटिविटी इन प्रोसीडिंग्स। अब होता क्या है कि जो सोसाइटी है ना, जो और जो सोसाइटी के अंदर औरतें हैं इनको काफी सेंसिटिव देखा जाता है ना, तो इनका पार्टिसिपेशन अगर जुडिशरी के अंदर होगा जस्टिस भी काफी अच्छी बढ़ेगी। उसके बाद बात आती है सोशल रिस्पेक्ट के बारे में। तो देखिए औरतें जितनी जुडिशरी में बढ़ेंगी उसमें जो ये स्टिग्मा है कि भाई देखिए औरतें की कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, ये जो लिटिगेशन फाइल होता है उसमें, ये जॉब वगैरह ऐसी जो होती है, तो ये सब यहाँ पे हटेगा। तो भाई औरतों को और बढ़ावा दिया जाएगा समाज के अंदर, साथ ही साथ इम्प्रूव होगी एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस बाय वुमेन। देखो औरतें अगर एडवोकेट होंगी या जजेस होंगी औरतें, तो इससे क्या होगा, जैसे कुछ औरतें आई भाई इनको कुछ प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वायलेंस उनके खिलाफ हुआ है, कोई भी दिक्कत हुई है, तो काफी कंफर्टेबल होंगी उनके साथ में और अपनी चीजों को थोड़ा सा अच्छे से शेयर कर सकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जुडिशरी के अंदर स्ट्रेस डाला जा रहा है विमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर। अब ये अच्छी बात है तो कर ली, लेकिन अब समझेंगे कि आखिरकार क्या चैलेंजेस हैं, है ना, और ये जो हम पार्टिसिपेशन औरतों का जो इम्प्रूव करना चाहते हैं जुडिशरी में, तो आखिरकार इसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला बात आती है अपॉइंटमेंट की। देखिए यहाँ पे जो हायर जुडिशरी पावर है ना अपॉइंटमेंट की, ये ऑलमोस्ट आप जानते हो वो एक कोलेजियम के थ्रू सेलेक्ट करे जाते हैं जजेस वगैरह जो है। अब कोलेजियम के थ्रू जब ये काम होता है, ये काफी ओपेक काम होता है, ट्रांसपेरेंट काम नहीं होता है, और इसमें क्या होता है कि भाई पता ही नहीं चलता क्यों कर रहे हो किस जज को, वजह क्या है। अच्छा एंट्रेंस एग्जाम हो तो नंबर आ जाएंगे, या रिजर्वेशन हो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में तो एक अलग बात हो जाएगी कि हाँ रिजर्वेशन है इतनी सीटें तो भरेंगी ही औरतें, लेकिन जब कोलेजियम ही तय कर रही है तो कैसे पता चलेगा हायर वगैरह कोर्ट्स में। दूसरा है वर्क प्लेस जो कंडीशन है। देखिए जो यंग वुमेन है उनके लिए काफी मुश्किल होता है ऐसे मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में काम करना जहाँ आदमियों का ज्यादा दबदबा है ना, क्योंकि कोर्ट की जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे साफ सफाई काफी कम होती है, पेड मैटरनिटी लीव यहाँ कमी है, ठीक है, क्रचेस नहीं है जहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ सकें, सेक्सुअल हरासमेंट काफी होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत ही कम औरतें आती हैं इसके अंदर, समझ रहे? तो लो लिटिगेशन हुए तो लो नंबर्स ऑफ विमेन जजेस आई। तो हालांकि ये जो आपका विशाखा गाइडलाइंस के बाद भी और जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज के बाद भी जो औरतों का पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा कम है हायर जुडिशरी के अंदर। उसके बाद बात करें तो जॉब सिक्योरिटी और इरेगुलरिटी प्रॉब्लम है। देखिए
लिटिगेशन जॉब जो हायर जुडिशरी में होती है इसमें कोई कॉन्टिन्यूस इनकम सोर्स नहीं होता, और यही कोई कह सकते हो भाई इरेगुलर भी, वर्किंग टाइम भी कुछ नहीं है, आदमियों का चल जाता है, औरतों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आखिरी में बात करेंगे भाई वे फॉरवर्ड के बारे में, तो कैसे क्या कर सकते हो आप, आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगी। पहली चीज तो आप मॉनिटर और असेसमेंट करो। देखो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हर हाई कोर्ट को बोलते बच्चों, और साथ ही साथ लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को बोलते कि आप डेटा लेकर आओ, समझे, कि कितनी भाई औरतें हैं, क्या वुमेन जजेस हैं, और साथ ही साथ ईयर वाइज नंबर क्या रहा है सीनियर डेजिग्नेट का, वो सारा डेटा हमको दो। दूसरी बात चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए यहाँ पे कुछ चेक्स होने चाहिए, बैलेंसेस होने चाहिए। ये जो इतना कोलेजियम जो सेलेक्ट कर लेती है ना जजेस को, तो ऐसे ना करें। ये एक प्रॉपर देखे समझा जाए कि आखिरकार कैसे किस बेसिस पे कर रही है, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट है जजेस का हायर जुडिशरी में काफी ओपन हो, समझ में आए, ट्रांसपेरेंट चीजें हो। तीसरी क्या कर सकते हो, कोर्स एंड ट्रेनिंग। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स है, सारे ही नए नए जो इंटर्न्स आते हैं लॉ स्कूल के अंदर, या रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है ओल्ड एजेस के लिए सब होनी चाहिए। उसके बाद रिटेंशन जो है इम्प्रूव करिए। जैसे औरतें जो एडवोकेट बनती हैं, है ना, वो हायर जुडिशरी के अंदर वो अपना आप को वही रखें। ज्यादा ऑप्शंस कॉलेजियन के पास जब होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अच्छी कॉम्पिटेंट जो विमेन जज वो सेलेक्ट करेंगे। और आखिरी में होलिस्टिक इंक्लूजन। होलिस्टिक मतलब सबको लेके चलें, मतलब ये हम एक तो है, हम इतने डाइवर्स कंट्री है, और इंडियन जुडिशरी यहाँ पे हर एक जगह से, हर एक जो है वो सेक्शन से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अलग अलग डिफरेंट आइडेंटिटीज, जेंडर आइडेंटिटी, मतलब औरत भी हो, आदमी भी हो, अलग अलग कास्ट के भी हो, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस, रीजनल बैकग्राउंड, सब कुछ यहाँ पे होना बहुत ज्यादा है जरूरी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक कहता है रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। तो भाई ये न्यूज में क्यों रहा रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन? रिसेंटली क्या हुआ है, पार्लियामेंट कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस, जो ये कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसने डिसाइड करा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो वर्किंग है, सीआईसी की जो वर्किंग है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस की जो वर्किंग है, उसे हम देखेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे। तो भाई इसके साथ जरूरी हो जाता है कि हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए जो कमीशन है इसके अंदर कौन कौन होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो याद होगा, नहीं पढ़ी होगी तो समझा देते हैं। इसके अंदर जो है वो एक आते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और यहाँ पे 10 मेंबर्स से ज्यादा, मतलब 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा और नहीं होने चाहिए, ठीक है, इससे कम हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्यारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट जी जो है वो रिकमेंडेशन लेते हैं एक कमेटी से, और उस कमेटी के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, उसकी उस कमेटी के चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो कि लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, सॉरी नॉमिनेट करे। तो इन 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, और इस कमेटी से रिकमेंडेशन लेने वाले होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के फिर यहाँ पे अपॉइंट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, ऐसे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये आपके अच्छी खासी पब्लिक लाइफ में इनके पास अच्छी खासी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस इनका लॉ में हो, साइंस एंड टेक में हो, आपका सोशल सर्विस में हो, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, आपका मास मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन, या आपका गवर्नेंस वगैरह। और ये जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, ना ही ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होने चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर, है ना, जैसा भी केस हो। ना ही ये कोई ऐसा दूसरा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो वो होल्ड करते हो, या कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी प्रोफेशन, कुछ नहीं इनके पास होना चाहिए जिससे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वगैरह आते हो। और एक बात याद रखिएगा, ये दो ही जो है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। अब हम चीजों का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्या दिक्कत क्या है, रिव्यू क्यों हो रहा है, असल मुद्दा है रिव्यू का, ठीक है। तो क्यों रिव्यू किया जा रहा है, देखिए सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ये इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये स्टैचुटरी बॉडी होती है। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश करी जाती है। और ये किस एक्ट के थ्रू बनाई गई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, जो कि 2005 का था, 2005 का था, उसके अंदर इन बॉडीज को बनाया गया। ये फाइनल एपेटेड अथॉरिटी होती है आरटीआई के अंदर, मतलब
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिल ही नहीं रही है और अपील करते 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 तो आप फाइनली जो है वो CIC या SIC के पास जा सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इनके पास काफी सारी पावर्स हैं, पावर्स की कमी नहीं है इनके पास। पावर ये है, पेनल्टी वगैरह लगा लेंगी। क्या कर लोगे भाई, पेनल्टी लगा लेंगे। या अगर कोई गलती वगैरह होती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से तो पेनल्टी लगा देंगे उस ऑफिसर पे, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी ये जो है कर सकती हैं, है ना। और ऐसी पावर आपके इनके पास सिविल कोर्ट की पावर वगैरह होती है इंक्वायरी करते टाइम, और भी कई चीजें होती हैं इनको यहाँ पे। लेकिन अब करना क्या होता है, इनका काम क्या है, ये हर साल एक रिपोर्ट को सबमिट करती है पार्लियामेंट के सामने। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अपनी रिपोर्ट को रखती है ना। और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इनकी सेंटर में है, उसके थ्रू ये जो है रिपोर्ट रखती हैं वहाँ पार्लियामेंट के सामने। और ये आपकी सर्विस डिपार्टमेंट स्टेट के अंदर है और इसके थ्रू ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपनी रिपोर्ट रखती है। अब पहली दफा जो इस बॉडी का काम है वो डायरेक्टली स्क्रूटनाइज करा जाएगा किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, और कि भैया ये काम सही से अपना कर रही है या अपना सही से काम नहीं कर रही है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों जरूरत पड़ गई आखिरकार ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इनके फंक्शनिंग को स्क्रूटनाइज करने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई। तो पाप का घड़ा भर गया था इसलिए जरूरत पड़ गई। हर एक साल 40 से लेकर 60 लाख RTI एप्लीकेशन आ रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबको चाहिए भैया हमको इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। और इतनी बड़ी एपीलेटेड अथॉरिटी यहाँ पे एकदम लास्ट जगह पे आप अपील कर सकते हैं। तो इसमें देखने को मिल रहा है ये अपना काम सही से निभा ही नहीं पा रही है। और यही एक वजह हो जाती है कि भैया देखो जरूरी तो है स्क्रूटनी करना। कुछ फैक्टर्स बताते हैं स्क्रूटनी क्यों जरूरी है। जैसे कि पहला ये है कि ताकि जो यहाँ पे स्टेट हो या सेंटर हो, इंफॉर्मेशन कमीशन को जो पावर दी गई है उसे वो मिसयूज ना कर ले। समझ रहे हैं। अब ये क्या करती है, क्या है इनके पास पावर होती है कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर लेती है, ठीक है। और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी जो है वो रिकमेंड कर सकती हैं। तो स्क्रूटनी की काफी जरूरत है कि भाई अकाउंटेबिलिटी तो तय हो, देखे तो भैया लोगों के लिए जो काम कर रही हो कैसा कर रही हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे डिलीजेंट डिस्चार्ज ऑफ मैंडेट, इंश्योरिंग डिलीजेंट डिस्चार्ज ऑफ मैंडेट। देखिए 2015 से क्या चल रहा है कि यहाँ पे देखने को मिला है बहुत तेजी में जो केसेस है ना, जो अपील वगैरह जो कंप्लेन वगैरह है ना, ये रिटर्न करी जा रही है एप्लीकेंट को बाय द सी या सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और इसमें कोई भी रीजन नहीं है उस टाइम पे। देखिए 2000 अगर हम डेटा बताएं 2019-20 में क्या हुआ था कि जो ऐसे केसेस थे वो आपके बहुत सारे थे। ये आपके 59% ऐसे डिस्पोज केसेस ये आपको देखने को मिले थे पेनाल्टी ऑन दी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को लेके। हालांकि पेनाल्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.2% ऑफ केसेस में लगाई गई थी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये वजह है कि भाई कीपिंग पब्लिक ट्रस्ट इंटैक्ट इन द सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो देखो यहाँ पे अगर बात आती है टेन्योर की, यहाँ पे बात आती है सैलरी की या अलाउंसेस की, जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की होती है, ये फिक्स नहीं होती। ये तीनों चीजें फिक्स नहीं होती इन्फॉर्मेशन कमीशन की। RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया था इसने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि आप ये सारा कुछ बताएंगे क्या सैलरी देनी है, क्या अलाउंसेस देनी है, ठीक है। आगे कर कैसा टेन्योर रहेगा इनका, ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दिक्कत हो गई, भाई आजादी कमीशन की यहाँ पे रुक गई। कमीशन कुछ भी बोलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है उसकी सैलरी वगैरह कम कर देगी। तो स्क्रूटनी वगैरह अच्छी अगर करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग को लेके, तो पार्लियामेंट्री कमेटी एक न्यूट्रल बॉडी रहेगी, तो यहाँ पे लोग भी जो है वो आराम से काम कर पाएंगे। खैर RTI एक्ट जो 2005 का है इसने पहले कहा था कि जो फिक्स्ड टर्म था इसमें, मतलब 5 साल तक के लिए यहाँ पे, या आप कह सकते हो 65 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए यहाँ पे रिटायरमेंट एज रहेगी। और सैलरीज अलाउंसेस वगैरह पहले ये था कि ये जैसे चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिलती है ना, कमिश्नर को मिलती है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह दी जाएंगी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए उनको जो पैसा मिलता है वही पैसा दिया जाएगा यहाँ पे जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक है। और बाकी जो आपके बाकी सारे जो बचते हैं उनके भाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, सारे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। लेकिन जो बाकी मेंबर्स को मिलती है वहां पे इलेक्शन कमीशन के अंदर, फिर वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलेगा। पहले ये सारी चीजें थी। खैर अब और एक वजह ये है कि प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड रेगुलर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। इससे क्या होगा, पहले देखने को क्या मिला है कि इन सारे जो कमीशन है इनकी अच्छा अच्छा काम इन्होंने करा है, तो इससे यहाँ पे
जो है वो भाई इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दीज कमीशंस हैव लेड टू एक्सपोजर ऑफ मेनी करप्शंस। अगर उन्होंने अच्छे से काम किया है इन सारी कमीशन ने तो बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के केस थे वो सामने उनका भंडा फूटा है। जैसे कि आदर्श सोसाइटी स्कैम था, 2G स्कैम था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम वगैरह था। तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी इससे कॉन्टिन्यूटी भी इनकी बरकरार रखेगी, साथ ही साथ इनकी फंक्शनिंग भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अब एक टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, तो इंफॉर्मेशन, ये आपका सॉरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आपको बताना चाहूंगी आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। इसी को तो अमेंड कर रहे हैं ना, इसी की तो बात कर रहे हैं ना। तो आरटीआई एक्ट 2005 क्या है, इससे क्या होता है कि भाई जितने भी हम लोग हैं भैया, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, ये यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं जो भी है पब्लिक अथॉरिटीज से। ठीक है, तो एक सिटीजन सेंट्रिक हो गया गवर्नेंस करने के लिए कि भाई यहाँ पे हर ध्यान जो है ऐसी गवर्नेंस हो जिसमें सिटीजन को सबसे ऊपर रखा जाए। तो ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए, सिटीजन के पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी जो भी यहाँ पे सरकार की है, तो वहां पे ये जानकारी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी से सिटीजन ले सकते हैं। इसने ये पावर दी थी आरटीआई एक्ट ने सिटीजन को। ये ऐसा था कि भाई देखो ग्रीवियंस सिटीजन, दुख दर्द है सिटीजन का, वो भी हो जाएगा। इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, भाई इन्फॉर्मेशन मांगी किसी सिटीजन ने, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो उसके कोई दुख दर्द होंगे ना, अरे हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसमें क्या होगा, इसके आगे का प्रोसेस बताया गया था। ठीक है, उसके साथ जिस भी बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको इस एक्ट के अंदर ये बात नहीं थी कि क्यों चाहिए, इसका रीजन बताओ, कोई जरूरत नहीं है रीजन बताने की। उसके साथ पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पे मैंडेट करा गया था कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करोगे, जैसे कि क्या फंक्शनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, पावर्स वगैरह, ड्यूटीज वगैरह क्या है ऑफिसर्स के, एम्प्लॉयज की, या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आप यहाँ पे दोगे जिस हिसाब से भी लिखा हुआ है। उसके बाद अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यहाँ पे जो है वो थी, रिस्पॉन्सिबल थी, है ना। पब्लिक अथॉरिटीज यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को डेजिग्नेट कर रखा था इन्होंने इसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे, किस तौर पे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे। और यही जो ऑफिसर्स थे यही इंफॉर्मेशन देते थे विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर, या आप कह सकते हो जब जो है या फिर आप कह सकते हो कि 48 आवर्स, अगर इंफॉर्मेशन ऐसी है, इतना देखा कि लाइफ या लिबर्टी किसी पर्सन की है तो। ठीक है, उसके इसने एक अपील मैकेनिज्म भी बना रखा था कि कहाँ अपील करोगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है किसी इंसान को, एक जो पर्टिकुलर पीरियड है उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन नहीं पा पाता है, तो जो आरटीआई एक्ट के अंदर जिसने भी एप्लीकेशन दी थी वो अपील कर सकता है इसके अगेंस्ट, इसके डिसीजन जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के डिसीजन है उनके अगेंस्ट। तो कैसे अपील कर सकता है ये चीज समझिएगा। यहाँ पे होगी फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी कौन रहेगा यहाँ समझिए, जो फर्स्ट अपील होगी वो आपकी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के पास ही होगी। मतलब फर्स्ट अपील अथॉरिटी तब होगी जब एक ऑफिसर सीनियर जो रैंक का होगा, तो द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके हाथ में होगी। फिर आती है फाइनल अपीलेटेड अथॉरिटी। इसमें क्या होगा, सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, इसके पास, इनके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जिसे असिस्ट करते हैं 10 से ज्यादा ना मेंबर्स हो, भाई ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, इनको अपॉइंट भी गवर्नर या प्रेसिडेंट करते हैं जैसे भी केस होता है। आप नेक्स्ट अपील यहाँ जाके कर सकते हो, स्टेट के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में और सेंट्रल के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो देखिए भाई क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दो। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो अपॉइंटमेंट हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है नहीं, अभी कमेटी डिसाइड करी, सब कुछ डिसाइड करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे कोर्ट्स के थ्रू हो जाते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा हो जाए कि ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से चले, है ना। द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नमित शर्मा केस जो कि 2013 का था, उस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्ट करा था कि भाई यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये इसने डायरेक्ट करा था कि जो सिलेक्शन कमेटी है ये यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट वगैरह रखे, और वो फैक्ट में ये हो कि आखिरकार जो ये बंदे को हम ले रहे हैं ये कैसा बंदा है, और खासकर इसके अच्छा बंदा हो, आपका पब्लिक लाइफ में इसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो अच्छे तरीके से। ठीक है, पब्लिक डोमेन में इसके बारे में रखा जाए और ये बंदा बिल्कुल फिट बैठता है ऐसे कमीशन का मेंबर बनने के लिए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए, बिल्कुल सही यहाँ पे रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के हिसाब से पहली चीज तो सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे बैलेंस कॉम्पोजिशन हो इंफॉर्मेशन कमीशन का। मतलब
अपॉइंटमेंट जो हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो काफी ब्रॉड है। 84% जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और 59% जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जो क्या हो सकता है कि सर्च कमेटी जो है जो शॉर्टलिस्ट करती है ऐसे लोगों को, है ना, इसमें आपका ब्यूरोक्रेट्स ही सिर्फ आते हैं, उन्हीं को ही लेती है। तो यहाँ पे ये चीज की बहुत जरूरत है कि एक जो एमिनेंट पर्सन है, जानने वाले पर्सन है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से हूँ ऐसे लोगों को अपॉइंट करा जाए। और क्या कर सकते हो, और भाई केसेस वगैरह दिए जाए आपके कमिश्नर्स को जो उस पर्टिकुलर केस के मैटर को लेके एक्सपर्टाइज हो। देखिए हुआ क्या था कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ पे साइंस का केस है, एग्जाम्पल बताती हूँ, साइंस रिलेटेड कोई केस है, तो ऐसे बंदे के हाथ में दो जो साइंस एंड टेक में महारत हासिल करके बैठा हो, तब तो वो करेगा। अब तुम किसी कॉमर्स वाले को पकड़ा दोगे तो उल्टा सीधा ही बताएगा ना। तो ये बात है, तो ऐसे केसेस दिए जाएं उस इंसान को जो उस फील्ड में महारत हासिल करके बैठा हो। देखिए हुआ क्या था, 2013 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे पुअर क्वालिटी के ऑर्डर पास कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, इसने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं ये बात जान के चले कि भैया देखो पहले समझो तो जो भी केस है उसमें जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो उस फील्ड का एक्सपर्टाइज होना चाहिए। उसके बाद भाई एक्सपर्ट आदमी अच्छा डिसीजन देगा। फिर बात आती है इंश्योर ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ दी सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये बात 2011 की है, जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने इन्होंने एक एनुअल नॉर्म रखा था अपना कि 3200 केसेस पर कमिश्नर पर ईयर करने पड़ेंगे। तो भाई देखो पता है हमें क्या करना है, यहाँ कितने केसेस करने हैं। तो ये नॉर्म जो है ये सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूरी कंट्री में एक्सेप्ट करें। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जरूरत है कि एक बजट वगैरह लॉट हो, स्टाफिंग पैटर्न कैसा हो, है ना, लीगल या टेक्निकल एक्सपर्ट उसके अंदर किस तरह के हो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वगैरह कैसे हो। तो इसमें उनको पता होगा कि बैकलॉग में केसेस जाएंगे ही नहीं, समझ रहे हो ना, इससे बैकलॉग भी हटेगा और साथ ही साथ टाइम से जो नए केसेस हैं वो भी डिस्पोज हो जाएंगे। तो ये है। उसके बाद जो अपील है फाइल करने, जो अपील फाइलिंग प्रोसेस है ये जो है वो पीपल फ्रेंडली हो जाए। अब अपील फाइल करने के लिए इंसान बड़ा ही ज्यादा परेशान हो जाता है ना। इतने जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है केसेस में, कंप्लेंट्स में आपके सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के, तो क्या है ये भी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पूरा प्रोसेस है वो पीपल फ्रेंडली है नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाए कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं इनको अलाउ नहीं करना चाहिए रिटर्निंग ऑफ अपील्स कंप्लेंट ड्यू टू माइनर या प्रोसीजरल डिफेक्ट्स के से। इनको यहाँ पे दे शुड प्लेस एन ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन लगा देना चाहिए इसके अंदर सेंट्रल या इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर कि आप लोगों को असिस्ट करोगे अपील वगैरह को फाइल करने में, कंप्लेन वगैरह को फाइल करने में, है ना। उनको रिटर्न नहीं करोगे कि भैया देखो इसमें ये कमी है, जाओ तुमने ये नहीं करा है, इसमें कमी है, जाओ अपना केस लेके जाओ, ये नहीं करना है, बल्कि उनको यहाँ पे मदद करनी है उनके अपील फाइल कराने में। और आखिरी में यहाँ पे कंक्लूजन की बात करना चाहूंगी मैं, 1 सेकेंड, ओके फाइन। तो कंक्लूजन की अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो देखिए सारी पब्लिक अथॉरिटीज यहाँ पे अच्छे से काम करें, उनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बच्चों कि सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लोगों के लिए अकाउंटेबल हो। इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आगे कैसा हो। तो स्क्रूटनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो करेगी इससे होगा बहुत ज्यादा फायदा। यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वोटिंग राइट्स टू NRIs, है ना। NRI जो है उनके वोटिंग राइट की बात हो रही है। न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन कमीशन जो है पहुंची मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास में, उन्होंने कहा कि भैया जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो NRIs हैं, वो अपना वोट दे सकें फ्रॉम ओवरसीज थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट, अब भैया समझ लो सबसे पहले कि पोस्टल बैलेट क्या है, बड़ा ही नया टर्म है। ये इस तरह का वोटिंग होती कैसे है कि भाई देखो इसमें क्या होता है, एक पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे पोस्टल बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो भेजा जाता है जिसका वोट लेना है। ठीक है, उसके बाद मतलब जिसे कहते हैं इलेक्टर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड करे जाते हैं इलेक्टर्स को, और उसके बाद जो इलेक्टर्स हैं वो उसको रिटर्न जो करेंगे वो पोस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो ऐसे समझो कि आपके पास जो है वो आया इलेक्ट्रॉनिकली आया पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट जो पेपर है वो आपके पास आया इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन जो आपने रिटर्न करा वो आपने उसको पोस्ट के थ्रू रिटर्न करा। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स के थ्रू क्या होता है, जो पोस्टल बैलेट है इनको डिस्पैच करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मैंने आपको बताया, और ये करंटली अवेलेबल है सिर्फ उन सर्विस वोटर्स को, जैसे कि आपका आर्म फोर्सेस के मेंबर हो जाते हैं, या पर्सन जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट करे गए हैं आउटसाइड इंडिया, ऐसे कुछ और लोग भी हैं, इनको ही सिर्फ ये फैसिलिटी दी जाती है। अब देखिए सर्विस वोटर्स क्या आ जाते हैं, सर्विस वोटर्स के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो या तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपना वोट दे सकते हैं, या प्रॉक्सी वोटर के थ्रू भी, कि भैया इन्होंने बताया कि इस बंदे से बताया कि भाई आप इस को जाके, भाई प्रॉक्सी लगवा दो ना, इसे जाके वोट दे दीजिए मेरी तरफ से। ठीक है, इसमें अभी कौन कौन से लोग आते हैं सर्विस वोटर्स में, आपके पहले आते हैं मेंबर जो कि आर्म फोर्सेस के हैं यूनियन के, दूसरे आते हैं मेंबर जो कि फोर्सेस के हैं जिसमें प्रोविजन ऑफ आर्मी एक्ट 1950 अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे लोग, या फिर मेंबर्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के स्टेट के अंदर, या जो भाई स्टेट के बाहर जो सर्व कर रहे हो, या ऐसे लोग जो कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करे गए हो ऐसी पोस्ट में जो कि इंडिया के बाहर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे आखिरकार इलेक्शन कमीशन का जो प्रपोजल दिया हुआ है उसको समझते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे सरकार से बोला कि भाई आप ये वो मतलब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे रेडी है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की तरफ बढ़े उन वोटर्स को जो कि बाहर रहते हैं, जो 2021 में होने वाले इलेक्शंस हैं उनके लिए, जो कि आसाम के में इलेक्शंस होंगे, वेस्ट बंगाल में होंगे, केरला में होंगे, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में होंगे। इन सारी जगहों पे जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं रेडी हूँ भाई साहब, आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट का इंतजाम करिए। ठीक है, ऐसा करिए, और इसको आप ओवरसीज वोटर्स तक भी पहुंचाइए। सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को इसके लिए अमेंड करेगी और भाई जो काम हो जाएगा। तो इसमें कोई पार्लियामेंट की नोट की जरूरत भी नहीं है ना, मंजूरी की जरूरत भी नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। अच्छा, अब कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन, कोई भी एनआरआई जो है अगर वोट करना चाहता है पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो उसको यहाँ पे क्या करना होगा, उसको रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा, और नॉट लेटर देन 5 days आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। जब यहाँ पे इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकलेगा उसके 5 दिनों के भीतर ही यहाँ पे उस बंदे को जो वोट करना चाहता है बाहर से इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो उसको इन्फॉर्मेशन जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट करना, सॉरी उसको जो है यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं जो है वो वोट देना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट के थ्रू। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ये इंफॉर्मेशन जब रिटर्निंग ऑफिसर पा गए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर देगा उस पर्टिकुलर इलेक्टर को, और जो एनआरआई वोटर है ना, जो ये मतलब इस पर्टिकुलर वोटर को जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट को दे देगा, और जो ये ऐसा वोटर होगा ये अपनी प्रेफरेंस को मार्क करेगा, है ना, एक प्रिंट आउट पे। देखिए इनके पास एक किसी भी तरीके से मेल वेल के थ्रू आ गया, अब इन्होंने उस मेल का या जो भी पोस्टल बैलेट है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा दिया, उस प्रिंट आउट में उन्होंने जिसको भी वोट देना है वो मार्क कर दिया, समझ रहे ना, और उसके साथ इसे एक डिक्लेरेशन के साथ में इन्होंने ये मार्क करा, और ये डिक्लेरेशन जो होगी उसे असेस करा जाएगा एक ऑफिसर के द्वारा, जो कि अपॉइंट करेगी एक डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो कि उस कंट्री में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एनआरआई रहता होगा। फिर समझिए, गौर से समझिए, थोड़ा सा क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए सपोज करिए कि ये एक बंदा है, ठीक है, इस बंदे को वोट देना है, और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करी कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके 5 दिनों के अंदर ही ये जो इंसान है इसे कहना होगा रिटर्निंग ऑफिसर से कि भाई साहब हम जो है वो वोट देना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये इसको इसकी कहने पे जो ये जो बैलेट पेपर है इलेक्ट्रॉनिकली, जो पोस्टल बैलेट पेपर है ये इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉनिकली दे देगा ये। ठीक है, ये बंदा उसी पेपर का पहले निकलवाएगा प्रिंट आउट, प्रिंट आउट में जिसको भी वोट करना चाहता है उसके लिए मार्क कर देगा, उसके साथ एक डिक्लेरेशन को भी अटैच करेगा और इसे यहाँ पे पोस्ट कर देगा। ठीक है, अभी डिक्लेरेशन किसके थ्रू होगी ये समझिए, डिक्लेरेशन को अटेस्ट जो करा जाएगा, है ना, हम लोग अटेस्ट करवाते थे ना पहले गैजेट ऑफिसर के थ्रू जब छोटे हुआ करते थे, तो जैसे ही जो डिक्लेरेशन है इसको जो अटेस्ट करा जाएगा वो एक ऑफिसर अटेस्ट करेगा जिसे अपॉइंट करेगी डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, उस कंट्री में जो डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया होंगे जहां पे वो ये मतलब ये बंदा जो है वो रहता होगा। ठीक है, अब
इससे क्या होगा, एनआरआई जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे, अपना बेसिक ह्यूमन राइट वगैरह जैसे राइट टू वोट जो है उसे एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो ये फायदा होगा। और कई सारी कंट्रीज ने अलाउ भी कर दिया है एक्सपेरिटीज को कि वो वोट करें, डिफरेंट डिफरेंट रूल हालांकि हर कंट्रीज के हैं, जैसे कि जो ब्रिटिश के सिटीजन हैं जो बाहर रहते हैं वो भी वोट कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू नॉमिनेट कर सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू ये सब कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दिक्कतें भी हैं, है ना, सीक्रेसी को लेके बड़ी दिक्कत है, पोस्ट आ रही है कहाँ जा रही है, लॉजिकल चैलेंज या आउटसाइड इन्फ्लुएंस है वोटिंग वगैरह के, कुछ दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, तो यहाँ पे भी है। अब कुछ हम आपको बताना चाहेंगे एनआरआई वोटर या ओवरसीज इलेक्टर के बारे में, कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जो एनआरआई वोटर या ओवरसीज इलेक्टर होते हैं, एक ऐसा इंसान होता है जो इंडिया का तो सिटीजन है, मतलब भारतीय नागरिक है, लेकिन कंट्री के अंदर नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या पता उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से, किसी भी वजह से वो किसी दूसरे देश में रहता है, बट लेकिन दूसरे देश में जरूर रहता है, लेकिन यहाँ की कोई सिटीजनशिप उसने एक्वायर नहीं करी है, वो है यहाँ पे भारतीय नागरिक, है ना। और यहाँ पे ये रजिस्टर भी है एज अ वोटर हमारे देश के अंदर, ठीक है। एड्रेस वगैरह उसका जो है वो पासपोर्ट के अंदर वो एज अ वोटर वगैरह सब देश का हमारे है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ ऐसे कुछ 3.10 एनआरआईज हैं, 3.10 करोड़ एनआरआई हैं जो अलग अलग कंट्री में रहते हैं पूरे वर्ल्ड की। और पिछले लोकसभा के इलेक्शंस में सिर्फ या वो बताएं तो 25,000 ऐसे थे जो इंडिया आए थे वोट देने के लिए, और आप जो है बहुत सारे इनमें से इंडिया में रह के नहीं करते हैं वोट, ठीक है। अब अभी क्या चल रहा है एनआरआई का, अभी करंट प्रोसेस क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ना, अभी ये है कि वोटिंग राइट जो एनआरआईज के हैं ये दिए गए थे 2011 में, इंट्रोड्यूस करे गए थे, एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट किस एक्ट के अंदर लाया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के अंदर ही जो है वो ये था कि भाई एनआरआई को भी वोटिंग राइट देनी चाहिए। एक एनआरआई वोट कर सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, है ना, अपने जहां वो रहता है वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मान लीजिए कोई बंदा उत्तर प्रदेश में रहता है और वो कहीं फॉरेन कंट्री में है, तो वो उत्तर प्रदेश के अगर इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के लिए, तो इसमें यहाँ पे वोट दे सकता है, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह जहाँ पे वो रहता है उसमें यहाँ पे वोट कर सकता है वो। अच्छा, शी कैन ओनली वोट इन पर्सन एंड विल हैव टू प्रोड्यूस हर पासपोर्ट इन ओरिजिनल, एज अ पर्सन ये करेंगे और अपना पासपोर्ट ओरिजिनली ये वहां पे रखेंगे पोलिंग स्टेशन में, ठीक है। और ताकि भाई इनकी आइडेंटिटी साफ होगी, हाँ भैया हम ये बंदे हैं और मेरा ये पासपोर्ट है, और हम वहां पे प्रेजेंट होंगे तब वोट कर पाएंगे। तो पहले क्या था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि बिल आया था, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल जो आया था 2017 में, इसने कहा था कि जो प्रॉक्सी वोटिंग है, मतलब जो किसी बंदे के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू जब वोटिंग करवाई जाती है, भाई वोटिंग कर देना मेरी जगह पे, इस बंदे को वोट दे देना, तो प्रॉक्सी वोटिंग जो है ओवरसीज सिटीजन की, वो इन्होंने प्रपोज किया था इस अमेंडमेंट एक्ट ने, दैट टू एक्सटेंड प्रॉक्सी वोटिंग टू ओवरसीज इंडियन लैब्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। उन्होंने कहा था ये प्रॉक्सी वोटिंग ओवरसीज सिटीजन तक भी जो है बढ़ाई जाए। खैर, यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to join my membership, press the join button and join the various perks. Along with this, if you want to uh, follow me on Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, all the link are in the description box. You can watch all these videos on Facebook also. It is by the name of Sirf IAS. Just like the page and watch these videos there. और ये हमारा पूरा पॉलिटिकल गवर्नेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।